डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। मॉडल सेट 66 तक हम लोग पहले कर चुके थे। अब 67 नंबर मॉडल सेट से पूरी तरीक़े से प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आगे देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देगा। पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा। 2062 में पूरी तरीके से यह दिखाई देगा। 2062 में ये दिखाई देगा। 76 वर्षों के बाद पुच्छल तारा दिखाई देता है। पुच्छल तारा का पूछ हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में होता है, यानी कि ये सूरज है तो सूरज के विपरीत दिशा में इसका पूरी तरीके से पूंछ होगा। इस बात को याद रखिएगा, जो पूंछ होगा वो सूरज के, ये पूंछ अगर पूरी तरीके से है तो ये सूरज के विपरीत दिशा में हमेशा दिखता है। रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है। रेगुलेटर में परिपथ, जैसे पंखा में जो रेगुलेटर होता है उसको जोड़ने का मेन मकसद है कि धारा नियंत्रक के धारा को कंट्रोल करने के लिए, विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए। म्यूट करिए। हेलो सर, बोल रहे आ रहे हैं। देखिए, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है। पंखा में जो रेगुलेटर लगता है, रेगुलेटर जोड़ने का मेन कारण है कि धारा को कंट्रोल करने का काम करता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है। 7 रंगों के पूरी तरीके से विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है और वर्ण विक्षेपण की घटना न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का और सबसे कम बैंगनी का। बीच का वर्ण कहा जाता है, हरा रंग को बीच का वर्ण के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर होता है। तो जितना भी चुंबकीय तरंग है ना, सब प्रकाश तरंग के रूप में याद रखेंगे, यानी कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है और प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और भी अच्छे तरीके से पूछी तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तब चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग के रूप में कंसीडर करेंगे और प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 100 वाट और 200 वाट के दो बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन अधिक प्रकाश देगा। देखिए, समानांतर क्रम में ना प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो 200 वाट वाला बल्ब पूरी तरीके से ज़्यादा प्रकाशित देगा। घर का जो हम लोग वायरिंग करते हैं समानांतर क्रम में करते हैं, समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान पूरी तरीके से कम होता है। और जो घरेलू वायरिंग होता है वो समानांतर क्रम में। फ्यूज हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। जितना भी सुरक्षा का उपकरण है सारा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और घर में जो फ्यूज का उपयोग करते हैं वो 5 एम्पियर का पूरी तरीके से फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज का जो तार है ना, टीन, शीशा और तांबा का मिश्रण होता है। फ्यूज का तार पतला होता है तो पतले तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा और गलनांक कम होता है। आगे देखिए, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न। अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। इस बात को याद रखिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण का काम करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के पे काम करता है। ऊर्जा संरक्षण होता क्या है, तो ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो मेरा एनर्जी खपत हो रहा है, लेकिन इस एनर्जी का उपयोग आप लोगों के लिए हो जा रहा है, आप लोगों को कुछ प्रश्न आपको याद हो जा रहा है, तो मेरा जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुआ। वही ऊर्जा संरक्षण। और ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से पता चलता है। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इस बात को याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.972 × 10⁻24 kg। किस प्रकार का प्रतिबिंब पर्दा पे प्राप्त करते हैं। पर्दा पे जो प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग पर्दा पे दिखा सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को अपने मन में कल्पना के रूप में हम लोग प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसी को हम लोग पर्दा पे प्राप्त करेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। तो प्रतिबिंब पर्दा पे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब ही डाल सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्धचालक पदार्थों में वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पे बढ़ जाती है। अर्धचालक का कुछ एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस प्रकार के याद रखिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम से हम लोग सोलर बनाने का काम करते हैं। सिलिकॉन वैली भारत के बेंगलोर शहर को कहा जाता है और विश्व में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक जगह है।
वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल का अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। यानी कि वायुयान का चाल और ध्वनि की चाल को मैक संख्या के रूप में याद रखेंगे। मैक नंबर ध्वनि की चाल से संबंधित है। समतल दर्पण में व्यक्ति का अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यानी कि आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। आपका हाइट है 5 फीट और दर्पण का हाइट आपके हाइट का आधा होना चाहिए। मान लीजिए कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का फुल प्रतिबिंब देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो आपके लंबाई का आधा होना चाहिए, तो आप पूरी तरीक़े से प्रतिबिंब को अच्छे तरीक़े से देख पाएंगे। तो व्यक्ति की लंबाई की आधी लंबाई का अगर दर्पण होगा तो हम लोग अपना प्रतिबिंब पूरी तरीक़े से देख लेंगे। तारा का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तारा का जीवन काल उसके ताप पर और उसके द्रव्यमान पर, यानी कि टेम्परेचर से ही तारा का रंग का सूचक होता है। तारा कितना चमकीला है, कितना उसका रंगीन है, वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और द्रव्यमान ही पूरी तरीके से कितना द्रव्यमान है, उसके पास कितना मास है, वही मास उसको जीवन काल के रूप में पूरी तरीके से कंसीडर करेगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करेंगे। जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का हम लोग प्रयोग करेंगे। 68 नंबर मॉडल सेट के बारे में चर्चा करते हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। जो हमारे घर में प्रयोग होता है, बिजली का मीटर लगता है, इसको कहा जाता है किलोवाट घंटा। इसका एक और नाम है एक BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है एक यूनिट। ये तीनों का मान एक ही होता है। 1 किलोवाट घंटा कह दीजिए, एक BOT कह दीजिए, BOT मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और एक यूनिट कह दीजिए। सबका मान एक ही होता है। होता कितना है? इसका मान होता है 3 गुने 10, लिख रहे हैं यहाँ पे फिर से, 3.6 गुने 10⁻6 जूल, यानी 3.6 10⁻6 जूल इसका पूरी तरीके से एक यूनिट का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन इसलिए होते हैं, परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न बनता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु पूरी तरीके से उदासीन हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेजर शब्द का क्या संक्षिप्त है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन, इमिशन एंड रेडिएशन। लेजर जो किरण होता है इसके रूप में हम लोग याद रखेंगे। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, और पूरा देखेंगे तो 1852 मीटर होता है। और इसे एक मील जो हम लोग दौड़ते हैं ना, एक मील दौड़ते हैं तो एक मील का मतलब 1600 मीटर होता है, और एक समुद्री मील का मतलब होता है 1852 मीटर। याद रखिएगा, नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम का प्रयोग करते हैं। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। पराश्रव्य तरंग को कौन दो जीव सुन सकते हैं? पराश्रव्य तरंग का जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। और इस ध्वनि को सुनता कौन है? कुत्ता और चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को सुन लेता है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, तब द्रव में और तब गैस में। तो सबसे कम कहाँ पे होगी? गैस में। सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, तब द्रव में और तब गैस में। तो सबसे कम ध्वनि की चाल कहाँ पे? गैस में होती है। गाड़ी के कार्बोरेटर का क्या कार्य है? कार्बोरेटर हम लोग इसलिए डालते हैं ना, इसलिए लगाते हैं ताकि पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण हो और पूरी तरीक़े से गाड़ी हमारा अच्छे तरीक़े से चल पाए। तो कार्बोरेटर लगाने का मेन लक्ष्य क्या है, मेन मतलब क्या है? पेट्रोल के साथ हवा का जब मिश्रण होगा तो अच्छे तरीक़े से हमारा गाड़ी चल पाएगा। स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन था? ये रसिया के द्वारा भेजा गया था, और सबसे पहला जीव का नाम लाइका नामक कुतिया था, यानी कि पूरी तरीक़े से मेल कुतिया को कुतिया को भेजा गया था, रसिया के द्वारा भेजा गया था। इस बात की याद रखिएगा। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन सा है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? किसी पिंड का भार सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा गोला है पृथ्वी, और पृथ्वी के यहाँ पे इसको साउथ पोल कहा जाता है, इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है। जी का मान हम लोग पढ़ चुके हैं कि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है, और केंद्र पर जी का मान पूरी तरीक़ा से 0 होता है। तो जी का मान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वस्तु का भार अधिक होगा, क्योंकि वस्तु के भार के लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, W = mg। W = mg फार्मूला से याद रखिएगा। W = वर्क
और m का मतलब द्रव्यमान और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो जितना गुरुत्वाकर्षण का मान होगा उतना ही वस्तु पूरी तरीक़े से भारी होगा। तो ध्रुव पर किसी वस्तु का मान g का मान ज़्यादा होगा तो किसी वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है, यानी पोल पर अधिकतम होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होगा? लिफ्ट के बारे में कल भी बताए थे कि लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो भार हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो भार हमारा पूरी तरीक़े से क्या होगा? घटेगा। और लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भार अपरिवर्तित होगा, शून्य के रूप में याद रखेंगे। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो भार बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो भार हमारा घटेगा। दो चीज़ यही आप याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होगा? जब व्यक्ति पूरी तरीक़े से समान त्वरण से ऊपर की तरफ काम करेगा तो भार अधिक होगा, और जब नीचे आएगा तो भार कम होगा। किसी पिंड का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। तो ये नहीं, सबसे पहले हमको याद रखना गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पूछ रहा है कि वेग दुगुना करने पर, तब वेग को v से सूचित किया जाता है। तो हमको काम इसी से है। तो आपको पूछ रहा है कि वेग को दुगुना करना है तो v का स्क्वायर करिएगा तो 2 गुना 4, यानी कि गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, हाफ mv², फॉर्मूला याद रखिएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? यानी कि नदी में तैरने वाला कोई नाव है, अगर उसको समुद्र में भेजेंगे तो थोड़ा ऊपर उठेगा। क्यों ऊपर उठेगा? कि समुद्र के जल में पूरी तरीक़ा से नमक घुला होता है, और नमक घुले होने के कारण थोड़ा सा वो उसका घनत्व ज़्यादा होता है, यानी कि तालाब के घनत्व से ज़्यादा घनत्व समुद्र के पानी का होता है। इसलिए तालाब में तैरने वाला जो नाव है, तालाब में चलने वाला नाव जब समुद्र में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा के लिए बादल चाहिए, तो बादल कहाँ बनता है? तो बादल पूरी तरीक़े से क्षोभ मंडल में बनता है। पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, और क्षोभ मंडल में ही पूरी तरीक़े से बादल बनता है। बादल की गति मापने के लिए नेफ्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और वर्षा मापने का यंत्र है रेन गेज। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है 9 सेंटीमीटर, और भारत का एक राज्य राजस्थान का जैसलमेर जहाँ पे 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बिहार में किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? इसका मतलब है पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब कि वैसा वेग जिसमें कि जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए वो फिर से पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। इसका पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर। एक रुकिएगा, पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पर फिर से लौटकर नहीं आएगा। इसी को पलायन वेग के रूप में हम लोग याद रखेंगे। नहीं, वहाँ तक का जो प्रभाव, वहाँ उतने 11.2 किलोमीटर तक ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, इसके बाद वो काम नहीं करेगा। अपेक्षित घनत्व का मात्रक, घनत्व का अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 69 नंबर सेट देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, द्रव चलित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। पास्कल दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ये थोड़ा सा इस फार्मूला को याद रखिएगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल जितना होगा उतना ही ज़्यादा पूरी तरीके से हम लोग दाब लगाएंगे। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब हमारा घटेगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब हमारा बढ़ेगा। तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। एक और मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है कि बल का मात्रक न्यूटन और इस क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक हो सकता है। पास्कल एक वैज्ञानिक थे जो दाब के बारे में रिसर्च किए थे, बताए थे, और पूरी तरीके से इसलिए उनके सम्मान में पास्कल दाब का मात्रक को रख दिया गया। यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए, बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है, और अगर बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है, बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। पारा द्रव धातु के रूप में इसको याद रखेंगे। पारा सीने बार का अयस्क है, और पारा से मिनीमाता रोग होता है। और बैरोमीटर का पारा अगर अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान होगा। धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा होगा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम हमारा साफ होगा। अगर बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, डायरेक्ट गिरे, पूरी तरीके से अचानक गिर गया, तो अचानक गिरेगा तो पूरी तरीके से क्या होगा? आंधी तूफान होगा। धीरे धीरे आराम से गिर रहा है तो वर्षा होगा। यानी धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होगा। और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो मौसम हमारा साफ होगा।
तीन कंडीशन ही बैरोमीटर से आपको याद रखना है। बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान होगा, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा। बस इससे दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं याद रखना है। बैरोमीटर की रीडिंग क्रमिक रूप से गिरावट का संकेत देता नहीं, क्रमिक रूप से का मतलब धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा होगा, और बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए, आसानी से इसको देख लीजिएगा बढ़िया से वीडियो और रिपीट करके अगर नहीं समझ में आया होगा तो। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ता है, लालटेन में जो तेल चढ़ता है ना, केशिकत्व के कारण ही पूरी तरीके से चढ़ता है। एक प्रकार का टिश्यू होता है कि कैपिलरी क्रिया होती है, उसी के कारण पूरी तरीके से लालटेन में तेल का बत्ती ऊपर की तरफ चढ़ता है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर काम करता है, तो गेंद स्पिन करना बर्नौली के प्रमेय के अनुसार काम करता है। बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर ही पूरी तरीक़ा से घर का छत उड़ जाता है। ट्रेन पूरी तरीक़े से चल रहा है तो ट्रेन के पटरी के बगल में किसी को आने का सलाह नहीं दिया जाता है, ताकि ट्रेन अगर जाता है तो किसी वस्तु को खींच लेता है अपनी ओर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना पर एक समान टेम्परेचर कब होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान पूरी तरीक़े से बराबर होगा। यानी फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस का मान कितना, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों का मान पूरी तरीक़े से आपका बराबर होगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। जल का न्यूनतम आयतन कितने डिग्री पर होता है, देखिए जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री पर, तो जब घनत्व अधिकतम होगा तो उस समय आयतन क्या होगा, कम होगा। तो जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि घनत्व 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री पर जो डेंसिटी होता है ना, घनत्व जो होता है 4 डिग्री पर जल का सबसे अधिक होता है। इसीलिए ना 4 डिग्री सेल्सियस के कारण, 4 डिग्री सेल्सियस आपको इसलिए भी याद रखना है कि जो हमारे घर पे, आपके घर पे जो फ्रिज लगा हुआ है, तो फ्रिज का जो खाना अगर अच्छा तरीक़ा से ख़राब नहीं होता है, नहीं ख़राब होता है, इसका मेन कारण 4 डिग्री सेल्सियस है। फ्रिज के अंदर का तापमान भी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। झील है, यानी जम्मू कश्मीर का कोई झील है, तो झील के ऊपर पूरी तरीक़े से बर्फ़ जम गया, और ऊपर बर्फ़ जमने के बाद भी नीचे का जीव जीवित रहता है, तो नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इससे बाहर से प्रश्न आपको नहीं आएगा। तो जल का न्यूनतम आयतन, कम आयतन 4 डिग्री पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। फ्रिज में भी टेम्परेचर 4 डिग्री पर होता है, इसलिए 4 डिग्री पर खाना ख़राब नहीं होता है। और 4 डिग्री पे ही जो हम लोगों का झील है, तो झील के नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए झील के नीचे का जो जीव है नहीं मरता है। जल का अधिकतम घनत्व, क्वेश्चन आपके पास आ गया। देखिए क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से अरेंज किया है ना स्पीडी का किताब, तो इतना बढ़िया हम मानते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना अच्छे तरीक़े से कंटेंट का अरेंजमेंट किया है, आपको टॉपिक वाइज कहीं खोजना नहीं है। अगर आपके परीक्षा में टॉपिक से प्रश्न बन रहा है ना, तो सारा टॉपिक आपको एकदम सजा के दिया हुआ है स्पीडी में। यानी स्पीडी किताब को पढ़ के आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि उसको कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा, और हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंप्लीट रूप से स्पीडी साइंस और स्पीडी सोशल साइंस पूरी तरीक़ा से यूट्यूब पे आपको हम डाल के कंप्लीट रूप से करा देंगे, हर क्वेश्चन, हर एक पॉइंट, और आपके दिमाग में सेट होगा। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर यह होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब घनत्व अधिकतम होगा तो वहाँ आयतन कम हो जाता है। गर्मी लग रहा है तो चल जाओ बाहर, गर्मी लग रहा है तो बाहर चल जाओ। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए आपके घर पे मोटर होगा पानी चलाने वाला, तो मोटर होगा तो आप स्विच दीजिएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा। स्विच देते वो पूरी तरीक़े से घूमने लगेगा तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। स्विच देते वो पूरी तरीक़े से यांत्रिक ऊर्जा में घूमने लगेगा। वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन है, विद्युत मोटर। यहीं पे रिवर्स करिएगा ना यांत्रिक ऊर्जा को, तो डायनेमो, जो साइकिल में हम लोग डायनेमो लगाते हैं, साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाने के बाद बिजली बनता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस तरह का 4-5 गो पॉइंट। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। जैसे हम फ़ोन किए आपके पास, तो फ़ोन किए तो हमारा ध्वनि ऊर्जा था, और उस ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल कर आपके पास आवाज़ चला जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता कौन है, तो जब हम बिजली दिए, स्विच देते गाना बजना शुरू हो गया। जैसे लाउड स्पीकर में गाना सेट कर दिए, स्विच दिए और स्विच देते क्या हुआ, गाना बजना शुरू हुआ। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, लाउड स्पीकर बदलता है। दूध का घनत्व मापते हैं हम लोग लेक्टोमीटर से। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और दूध का घनत्व मापा जाता है।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं। देखिए आप याद भी रखिएगा, यहाँ पे जब दू लिखा जा रहा है ना, तो दू में ऊ छुपा हुआ है। दू जब हम बोल रहे हैं इसमें ऊ शब्द छुपा हुआ है, इसलिए दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस। और भी थोड़ा सा लॉजिक याद रखिएगा, तो ये 3 अक्षर का निकट है और ये 4 अक्षर का अवतल है, तो बड़ा के साथ बड़ा का रिलेशन और छोटा के साथ छोटा का रिलेशन आप रखिएगा और आपका क्वेश्चन याद होगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है इंग्लिश में, और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहा जाता है। इंग्लिश भी कभी कभी पूछ लेता है। 70 नंबर शीट देख लेते हैं। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय दूरी किसका मापा जाता है? तो यहाँ पे पृथ्वी, अर्थ का मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने को ही खगोलीय दूरी कहा जाता है। खगोलीय दूरी का मतलब क्या होगा? प्रश्न आपसे पूछेगा कि खगोलीय दूरी माप किसका बीच की मापी? तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को ही पूरी तरीक़े से खगोलीय दूरी के रूप में हम लोग याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का जो तार है ना, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम का जो तार है निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। हीटिंग एलिमेंट में जितना भी उपकरण है, यानी कि जितना भी, जैसे हीटर हुआ, इमल्सन रड हुआ, जितना भी आयरन हमारे पास जो घर पे होगा, सब में नाइक्रोम का तार लगा होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। उसी नाभिकीय विखंडन में 2 प्रकार का नाभिकीय विखंडन होता है, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। तो परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन पर काम करता है। नियंत्रित अगर हम लोग कर लिए तो नियंत्रित करने के बाद परमाणु भट्ठी बनाएंगे, यानी परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सूरज से जो ऊर्जा मिलती है ना, सूरज से ऊर्जा भी मिलता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही, और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सूरज का ऊर्जा किससे मिलता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा मिलता है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि पूरी तरीक़े से अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य का मतलब ध्वनि हवा का धैर्य नहीं है, इसलिए पूरी तरीक़े से अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में? तो गैस में। सबसे अधिक ठोस में, तब द्रव में और तब गैस में सबसे कम। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मेन चीज़ क्या है? प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी का मतलब प्रत्यवर्ती धारा को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का पूरी तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। पानी से भरी बाल्टी में छड़ को डालने पर टेढ़ी दिखाई देती है। यहीं पे याद रखिएगा कि अगर किसी ग्लास में सिक्का डालेंगे ना, यानी यही मेरा ग्लास है, तो उस ग्लास में अगर सिक्का डालते हैं 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का डालेंगे तो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा। दोनों क्वेश्चन के अंदर प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी कि किसी बाल्टी में हम लोग लकड़ी का छड़ डालेंगे तो टेढ़ा दिखाई देगा, सिक्का डालेंगे तो उठा हुआ दिखाई देगा। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ना सूरज निकलने के पहले लालिमा दिखती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। टेप रिकॉर्डर में प्लास्टिक टेप किस पर पदार्थ का लेप होता है? टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ का पूरी तरीक़े से लेप होता है, नहीं चुंबकीय का पदार्थ का लेप होता है, उसी से हम लोग पूरी तरीके से गाना सुनने का काम करते हैं। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व कौन है? पोलोनियम है, याद रख लीजिएगा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन का अंतिम अवस्था, क्वेश्चन आपको मिला था कि रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से क्या बनता है? शीशा बनता है। तो जितना भी यूरेनियम के नाभिक हैं, यूरेनियम का नाभिक अंतिम रूप से शीशा के रूप में पूरी तरीके से बनता है। रेडियो सक्रिय तत्व के रूप में हम लोग पढ़े थे अल्फ़ा, बीटा और गामा। 3 प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। अल्फ़ा का मान 1 होता है, बीटा का मान 2 होता है और गामा का मान 3 होता है। और जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व है अंतिम रूप से शीशा ही बन जाता है, इस बात को थोड़ा सा याद रख लेना। बादल किस कारण से हवा में तैरता है? तो बादल कम घनत्व के कारण तैरता है, श्यानता तथा कम घनत्व के कारण बादल आसमान में तैरता है। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट अगर बढ़ता है ना, तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है।
रॉकेट मैन कहा जाता है के सिवन को। रॉकेट मैन के रूप में हम लोग के सिवन को याद रखेंगे। रॉकेट अगर संवेग संरक्षण नहीं रहे तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर रॉकेट पूरी तरीके से काम करता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। लिफाफे पर गोंद कर डाक टिकट लगाना के कारण चिपक जाता है, असंजक बल का उदाहरण है। यानी किसी लिफाफे पर अगर डाक टिकट साटते हैं वो चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? अप्सरा। यानी कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च का नाम अप्सरा है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए, यानी पानी के अंदर ही पेरिस्कोप होता है, तो पानी के अंदर पनडुब्बी होता है। पनडुब्बी से किसी वस्तु को बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। यानी पनडुब्बी से किसी वस्तु को बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप नामक यंत्र का पूरी तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, और बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन। CGS मात्रक का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड CGS का फुल फॉर्म होगा। तो बल का CGS मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, यानी कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है और कार्य का CGS मात्रक अर्घ होता है। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ के रूप में हम लोग याद रखेंगे। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो 9.4 × 10 के पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 12 किलोमीटर और 15 मीटर। प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। उत्तोलक का मतलब एक सरल मशीन के रूप में याद रखेंगे। लिखिएगा, एक ट्रिक है F, L और E। यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक 3 प्रकार का उत्तोलक होगा। फोर्स अगर बीच में है तो प्राथमिक है, लोड अगर बीच में है तो द्वितीयक है, और फकुलम पूरी तरीके से जो आयास होता है वो बीच में है तो वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है। फोर्स आपका बीच में लग रहा है, बल कहाँ पे लगेगा? बीच में लगेगा तो वो प्राथमिक होगा। लोड बीच में होगा तो वो द्वितीयक होगा, और पूरी आयास बीच में लगेगा तो वो क्या होगा? तृतीयक होगा। आप देखिए, प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक कैंची, प्लास, कील उखाड़ने वाला मशीन और साइकिल का ब्रेक। जितना भी फोर्स लगेगा बीच में लगेगा, वो सब किसके अंतर्गत? प्राथमिक के अंतर्गत। सेकेंडरी लोलक में लोड बीच में लगेगा, यानी कि निम्बोर निचोड़ने वाला जो मशीन होगा उसमें लोड क्या होगा? बीच में लगेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो सरौता ने निम्बो निकालने वाला मशीन, और जो कसैली काटने वाला जो मशीन होता है, सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है। तीसरा श्रेणी का उत्तोलक कौन है? तो मनुष्य का हाथ, चिमटा और किसान का हल। ये तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक का मतलब काम को आसान बनाने वाला छोटा सा मशीन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। हम लोग बात किए थे कि डायनेमो का काम क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए देखते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे आएगा तो भार हमारा घटेगा। एरोप्लेन में कोई बैठा व्यक्ति है, उनका पेन का स्याही बाहर की तरफ निकल जाता है। इसका मेन कारण है वायुमंडलीय दाब कम हो जाना, यानी कि वायुमंडल का दाब कम होने के कारण ही पेन का स्याही पूरी तरीके से बाहर की तरफ निकल जाता है। एरोप्लेन चलने का कोई जगह होगा, तो यहाँ पे आपको बता दें कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग परत है। सबसे पहले परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल, और दूसरी परत को कहा जाता है समताप मंडल। तो एरोप्लेन उड़ता है समताप मंडल में। एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। समताप मंडल में एरोप्लेन उगता है। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। घनत्व के लिए डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, और हाइड्रो का मतलब डी से डेंसिटी होगा, तो घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? जब केश नली को पानी में डुबाते हैं तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी कि पूरा तरीके से धंसा हुआ होता है। जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारे की सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। आगे देखिए 72 नंबर। ध्वनि किसका एग्जाम्पल है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी प्रभाव नहीं। देखिए, बैठने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवर्तकाल पे प्रभाव कब पड़ेगा? जब लंबाई बढ़ेगा तब पड़ेगा। नहीं, अगर लड़की बैठी है, खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल घट जाता है। अब बगल में बैठने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान का कोई भी कंसीडर यहाँ पे नहीं होता है। आवर्तकाल में मेन पॉइंट है लंबाई। लंबाई को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारे आवर्तकाल पे प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान का कोई रिलेशन ही नहीं है। जहाँ रिलेशन है पूरी तरीक़ा से लंबाई का ही रिलेशन है।
आगे देखिए, जब कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए, यानी कि लड़की बैठी है और पूरी तरीके से लड़की मान लीजिए बैठी है और लड़की पूरी खड़ी हो जाए, तो लड़की खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। लंबाई बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त होगा, सूर्य सुस्त होगा तो पूरी तरीके से 1 मिनट खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल घट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और घड़ी हमारा सुस्त हो जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति को अपश्रव्य कहा। 3 प्रकार का तरंग है, एक अपश्रव्य, एक श्रव्य और एक पराश्रव्य। तो अपश्रव्य का मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को अपश्रव्य कहा जाता है, और पहले आता है, इसलिए याद रखिएगा 20 से 20 हर्ट्ज तक के बीच को श्रव्य के रूप में याद रखेंगे, जो हम लोग सुनते हैं। श्रव्य का मतलब सुनने वाले ध्वनि के रूप में हम लोग तो सुनते हैं हम लोग पूरी तरीके से 20 से 20 हर्ट्ज। और पराश्रव्य तरंग जो होता है ना, पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। आगे देख लीजिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने, गठिया रोगों का उपचार करने, मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने आदि के लिए पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। इसका उपयोग काहे के लिए करते हैं, तो समुद्र की गहराई पता करने के लिए, दूध के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया पता करने के लिए, गठिया के रोग के उपचार करने के लिए और मस्तिष्क में ट्यूमर का पता करने के लिए हम पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। डॉक्टरी सहायता के लिए इसका उपयोग करते हैं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, वह मुक्त पिंड की भांति गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थिति भार 3 प्रकार का कंडीशन बताए थे। ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, नीचे आएगा तो भार घटेगा, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भार हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन पे कितना भाग पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है 1/10 भाग और 9/10 भाग पूरी तरीक़े से ऊपर होता है। 9/10 भाग ऊपर होगा और 1/10 भाग पूरी तरीक़े से पानी के अंदर होगा। हम अभी बोल रहे हैं कुछ चीज़, तो आपके कान पर 1/10 सेकंड तक प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कान पे किसी शब्द का, किसी आवाज़ का प्रभाव 1/10 सेकंड तक ही पड़ता है। एक किरण का खोज कौन के, रोंटगन के द्वारा किया गया था। एक किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, रीटर ने। पराबैंगनी किरण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अगर वो पराबैंगनी किरण हमारे पर आ जाए तो त्वचा कैंसर होने का कारण बन जाता है। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, हर्षल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अवरक्त किरण जो हम लोगों का रिमोट है, टीवी का जो रिमोट है, टीवी के रिमोट में अवरक्त किरण पूरी तरीक़े से निकलता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, तब द्रव में और तब गैस में। तो सबसे अधिक किस में होगा, ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ पे होगा, गैस में, और बीच में नंबर पे ठोस द्रव गैस में सबसे कम के रूप में होगा। आगे देखते हैं, आगे कौन सा पॉइंट है, यहाँ तक ख़त्म कर लिया। अब ये टॉपिक है पूरी तरीक़े से तत्वों के बारे में, विभिन्न तत्वों के बारे में टॉपिक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कुल तत्व की संख्या कितना है, 119। प्राकृतिक तत्व कितना है, 98। और कृत्रिम तत्व कितना है, 20। धातु तत्व की संख्या 91 और अधातु तत्व की संख्या 27। फिर से देखिए, पूरा तत्व हमारे पास कितना है, तो 119 तत्व अब तक खोज लिया गया है। प्राकृतिक तत्व की संख्या 98, कृत्रिम तत्व की संख्या 20 और धातु तत्व की संख्या 91, अधातु तत्व की संख्या 27। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध ऑक्सीजन, और सर्वाधिक उपलब्ध धातु के रूप में तो एल्युमिनियम को याद रखेंगे। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। अब सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्का तत्व लिथियम, और सब द्रव धातु तत्व पारा, पारा द्रव धातु के रूप में याद रखेंगे। और विद्युत द्रव अधातु तत्व के रूप में ब्रोमीन, यानी पारा जो है ना द्रव धातु है और ब्रोमीन द्रव अधातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी, और विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। सबसे आघातवर्धनीय और तन, आघातवर्धनीय का मतलब पीट के पतला से पतला चादर बनाएंगे, वो कौन सा होगा, तो वो सोना होगा। हड्डी और दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व सीजियम, और सबसे क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन, और मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है, और जल में रखने जाने वाला तत्व फास्फोरस है। आगे देखिए,
चलिए ठीक है, एक आदमी ठीक है, फिर देख लेते हैं कि जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन पर कितना भार पानी के अंदर होता है। तो बर्फ़ पानी में जब तैरता है ना, तो 1/10 भाग पानी के अंदर होगा और 9/10 भाग पूरी तरीक़े से बाहर होगा। यानी 1/10 भाग पानी के अंदर होगा और 9/10 भाग पानी के बाहर होगा। हम अगर बोल रहे हैं ना, तो आपके कान पर 1/10 सेकंड तक प्रभाव पूरी तरीक़े से पड़ता है। यानी आपके कान पर 1/10 सेकंड तक हमारा आवाज़ रुका और फिर पूरी तरीक़े से उड़ के दूसरे जगह पे चला गया। आप अगर किसी वस्तु को देखिएगा तो आपकी आँख पर 1/10 सेकंड तक उसका चित्र अंकित होगा और फिर से पूरी तरीक़े से चला जाता है। यही कंसेप्ट है, थोड़ा सा आगे देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, आगे देखते हैं आगे क्या है। जंतुओं के गर्भ अवधि, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अलग अलग जंतु का गर्भ अवधि के बारे में पूछ लेते हैं। हाथी का जो गर्भकाल होता है ना 624 दिन होता है, घोड़ा का 330 दिन, बाघ का 155 दिन, कुत्ता का 63 दिन, भैंस का 300 दिन, चूहा का 21 यानी 21 दिन, गिलहरी का 40 दिन, चीता 95 दिन, ऊँट का 400, गाय का 284, बकरी का 151, सूअर का 114, गधा का 365, शेर का 120, बिल्ली का 50 और भेड़िया का 63। भेड़िया और कुत्ता दोनों का 63 दिन होता है। गाय और माई दोनों का बराबर होता है, तो गाय का 284 दिन, यानी 280 से 84 दिन गाय और मानव दोनों का होता है। सर्वाधिक होता है हाथी का 624 दिन और घोड़ा का 330 दिन, गधा का 365 दिन। अब आइए कि कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। तो पीएच मान से हमेशा प्रश्न, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, सिरका का पीएच मान 2.4, शराब का पीएच मान 2.8, दूध का पीएच मान 6.4 और रक्त का पीएच मान 7.4, समुद्र जल का पीएच मान 8.4 और लार का पीएच मान 6.5, मूत्र का पीएच मान 6, रक्त का पीएच मान 7.4 और नींबू के रस का पीएच मान 2.2। जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, उतना ही ज़्यादा खट्टा लगेगा। अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद कड़वा लगता है। उदासीन विलयन का कोई स्वाद होता है, ना कोई रंग होता है। कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक, बियर का पीएच मान 4.0 से 5.0 तक और टमाटर के जूस का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक। फिर से एक बार सुन लीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान 7, सिरका का पीएच मान 2.4, शराब का पीएच मान 2.8, दूध का पीएच मान 6.4, समुद्री जल का पीएच मान 8.4, लार का पीएच मान 6.4 और मूत्र का पीएच मान 6, रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू के रस का पीएच मान 2.2, कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक और बियर का पीएच मान 4.0 से 5.0 तक, यानी 4 से 5 के बीच में, और टमाटर के जूस का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक। अब देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गांधी युग से संबंधित है, यानी गांधी युग के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना प्रश्न है गांधी युग के बारे में, उन सब क्वेश्चन के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गांधी युग से संबंधित है। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है परीक्षा में पूछे जाते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा जो चला था ना 24 दिन का चला था। 12 मार्च 1930 को चला था और 6 अप्रैल से, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जोड़ लीजिएगा, 24 दिन का ये पूरी तरीके से व्यवस्था था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत दांडी से की थी। इसी को दांडी मार्च के रूप में, दांडी मार्च जो था ना, दांडी मार्च के रूप में, दांडी गुजरात का एक जगह है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण यानी कि बिहार में ही महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह किए। कब? 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था और अपने बिहार से ही महात्मा गांधी को पूरी तरीके से प्रसिद्धि मिली और सफल अभियान वहीं पे किया गया था। बारदोली जो जगह ऑप्शन में है ना, तो बारदोली गुजरात का एक जगह है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया गया था और वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था वल्लभ भाई पटेल। सरदार की जो उपाधि थी ना, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारत को एक करने में ना बहुत बड़ा उनका योगदान रहा था। आज भारत 28 राज्य और भारत में है, तो सारा राज्य को अगर मिलाने का श्रेय पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि राज्य के एकीकरण के जनक कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा याद रखिएगा। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है।
अहमदाबाद में ही उनका एक आश्रम हुआ करता था, साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पहला पत्रिका का नाम था, क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका छापे थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडिया के लोगों का ओपिनियन क्या है, इससे याद रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए और लौट के कब आए थे? तो 1915 में। 1915 में पूरी तरीक़ा से महात्मा गांधी लौट कर आए थे, 1893 में पूरी तरीक़े से चले गए थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी एक पत्रिका छापे, उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि जब महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया था, मृत्यु हो गया महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को, तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूरी तरीके से पूछा गया था। तो महात्मा गांधी किस कॉलेज में पढ़े थे? तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, भावनगर पूरी तरीके से गुजरात में स्थित। तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में महात्मा गांधी ने पढ़ाई किया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती की जाती थी? 3 कठिया पद्धति का मतलब कि व्यक्ति के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है, 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना ही करना है। जैसे दौरहा बाबा कॉलेज जो अपना है वहाँ पर नील की खेती की जाती थी, नील बनाया जाता था। तो बिहार में अलग अलग जगह पे 3 कठिया पद्धति चला था और इसी 3 कठिया पद्धति का विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिली और वहाँ से सफलता भी मिली। 3 कट्ठा खेत में आपको बोना ही बोना, इसमें नेसेसरी था, अंग्रेजों के द्वारा पूरी दबाव था। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा प्रयोग किया था? तो सविनय अवज्ञा सबसे पहले कहाँ प्रयोग किए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में ही प्रयोग किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे? तो 1893 में गए थे और 1915 में लौट कर आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक पूरी तरीक़ा से रहे थे। महात्मा गांधी 21 सालों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है ना, बेलगांव कर्नाटक का एक गांव है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया? असहयोग आंदोलन चलाया गया था कब? 1920 से 22 तक, यानी तो 1920 से लेकर 1922 तक चला था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया और चौरी चौरा कांड से पूरी तरीक़ा से इसको पूरी तरीक़ा से महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। यानी किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चौरी चौरा घटना 1922 में हो गया था और उसी समय एक थाना में आग लगा दिया गया और थाना में आग लगाने से महात्मा गांधी इसको कम कर दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरी चौरा जब घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी बारदोली में थे। बारदोली वही गुजरात वाला जगह, तो यानी चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। जब देश आज़ाद हो रहा था तो महात्मा गांधी नावखली में थे। नावखली वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। 20 में शुरू किया गया था, 22 तक चला था। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला का केस लड़ना था, यानी कि एक अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति थे, उसी अब्दुल्ला का केस लड़ना था और उसी केस को लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। लौट कर कब आए? 1915 में। जब आए थे तो वो डेट इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी, रुकिएगा 1 मिनट, 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी आए 1915 में। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 वर्षों पे मनता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी लौट कर आए थे, इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से ही करो या मरो का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी बोले थे कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और पूरी तरीके से बिजुल फूंक दिया गया कि हाँ, अब भारत से अंग्रेजों को भगाना है। 8 अगस्त 1942 को जितना भी नेता था, सारा नेता लोगों को पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो के रूप में याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला एक व्यक्ति थे जिनके बुलाने पर ही महात्मा गांधी सत्याग्रह करने आए थे। यानी चंपारण सत्याग्रह करने का जो नेतृत्व है, राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किए और तभी महात्मा गांधी यहाँ पे बिहार में आए। और वो किस गांव के थे? तो मुरली भड़हवा नामक गांव था, मुजफ्फरपुर जिला में, वहीं पे इनका घर था, मोतिहारी के आसपास में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? 1915 में लौटे थे। डेट कब है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौट कर चले आए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
8 अगस्त 1942, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो 9 अगस्त 1942 आप इसमें मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 अगस्त 1942 को प्लान बना था और 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन का पूरे तरीके से प्रारंभ कर दिया गया था। गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी एक अधिवेशन में तो शामिल हुए थे। किस अधिवेशन में? बेलगाम अधिवेशन में। कब था? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी सबसे एक बार अध्यक्ष बने थे और एक बार ही पूरी तरीके से इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने पहला जन भाषण बनारस में दिए थे। जब बनारस में पहुँचे थे उसी समय जन भाषण दिए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही भाषण दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी 1942 में पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने का मेन तात्पर्य कि 1942 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, याद रख लीजिएगा। 1942 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 1942 में था। मैकडोनल्ड का नाम याद रखिएगा। मैकडोनल्ड जो हम लोग का हाई स्कूल है, मैकडोनल्ड उच्च विद्यालय, 1932 में मैकडोनल्ड नाम का जो व्यक्ति, यहाँ लिखते हैं कि कट जाता है, 1932 में मैकडोनल्ड नाम का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 1932 में मैकडोनल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 1942 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और ऑप्शन नंबर जो दिया है सी, क्लीमेंट एटली, जब देश आज़ाद हो रहा था तब क्लीमेंट एटली नामक व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्लीमेंट एटली जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है वो देश की आज़ादी के समय वहाँ का प्रधानमंत्री था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को धक्का मार के फेंक दिया गया और उसी के बाद से महात्मा गांधी रंग काले और गोरा का भेदभाव मिटाने के लिए प्रतिबद्धता से काम किए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? केस कर दिया था अंग्रेज महात्मा गांधी के ऊपर, मोतिहारी जिला में केस किया गया था। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। चंपारण की यात्रा किए थे किनके बुलावे पे? तो राजकुमार शुक्ला के। राजकुमार शुक्ला इतना रिक्वेस्ट किए थे इसका कोई जवाब नहीं है। इतना ना रिक्वेस्ट किए, इन्हीं के रिक्वेस्ट पर पूरी तरीके से महात्मा गांधी आए और इस चंपारण वाले सत्याग्रह को पूरी तरीके से। क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना की अवधि कितनी? जनगणना 10 वर्षों पे हमेशा होता है। इस बार जनगणना में थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि 2020-21 में कोरोना आ गया था, इसी के बाद जनगणना वर्तमान में नहीं हुआ है, लेकिन जनगणना पूरी तरीके से 10 वर्षों पे ही हर साल किया जाता है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे अधिक बाघ पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में है। भारत में वर्तमान में बाघ कितना है? तो 3167 बाघ वर्तमान में भारत में है। वर्तमान में भारत में बाघ की संख्या कितना है? 3167। और बिहार में बाघों की संख्या वर्तमान में 40 है। इस दोनों डाटा को याद रखिएगा। भारत में बाघों की संख्या 3167 और बिहार में 40। क्वेश्चन देखते हैं आगे। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नामदफा जो है विश्व का सबसे ऊँचा टाइगर रिजर्व है। भारत में कुल जनसंख्या कितना है? तो भारत में अगर 2011 की जनसंख्या के अनुसार बात करेंगे तो 121.08 करोड़ भारत की जनसंख्या वर्तमान में है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये बात चल रहा है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक रामसर साइट, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर वर्तमान में बदल जाएगा। रामसर साइट वर्तमान में बहुत सारा बदला हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इस ऑप्शन में अभी नहीं है, हटा दीजिए। कबरतल झील कहाँ पे है? तो कबरतल झील बिहार में स्थित है। बिहार में कबरतल झील जो कि रामसर साइट के रूप में कबरतल ही है, ठीक नहीं। जनगणना किस सूची में वर्णित है? तो जनगणना पूरी तरीक़े से संघ सूची का वर्णन है, संघ सूची में वर्णित है। और जनसंख्या अनुच्छेद 246 में जनसंख्या के बारे में बात की गई। जनसंख्या संघ सूची का विषय है। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। क्वेश्चन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो बाघ मैन ऑफ इंडिया के रूप में, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में कैलाश सिंह खाल को हम लोग याद रखेंगे। और सलीम अली को पक्षी मैन कहा जाता है।
कैलाश संखाल को टाइगर मैन और सलीम अली को पक्षी मैन के रूप में याद रखेंगे। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। टाइगर को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। क्वेश्चन देखते हैं कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व के रूप में याद रखेंगे। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। 1872 में जनगणना की पहली शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि अपने बिहार में, पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, दम्फा जो टाइगर रिजर्व है, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नाम है उसका, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी वर्तमान में हटाइएगा कि रामसर साइट वर्तमान 75 हो चुका है। भारत में सर्वाधिक जिला वाला राज्य। तो सर्वाधिक जिला भारत में किसके पास? उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में 75 को जिला है, जो सबसे अधिक है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में वर्णन है और जनगणना संघ सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब कहा जाता है? तो जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1911, 1921, 1951 और 1981। तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 को पूरी तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। पाकोई और नामदफा टाइगर रिजर्व, पाकोई और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं स्थित है? मानस, नामेरी, औरंग ये सारा असम में है। ऑप्शन नंबर सी कमलंग ये असम में स्थित नहीं। मानस, औरंग और नामेरी भी इसका कहीं कहीं नाम है, नामरी, ये सब असम में स्थित है। भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? तो भारत में वर्तमान में साक्षरता दर ना 73% है। भारत की सर्वाधिक जो वर्तमान में साक्षरता दर है, लिटरेसी है, वो 73% के रूप में याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। ये टाइगर रिजर्व वर्तमान में 53 हो चुका है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए क्वेश्चन। जनसंख्या का अध्ययन डेंडोग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी, पोमोग्राफी, डेमोग्राफी और डेंडोग्राफी। तो डेमोग्राफी के रूप में हम लोग पूरी तरीके से जनसंख्या के बारे में याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। डेमोग्राफी का संबंध किससे? तो जनसंख्या के अध्ययन से। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र भूमि वाला देश, हाँ देश के रूप में याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश यूके। आर्द्र भूमि का मतलब नमी वाला स्थान। एक रामसर साइट होता है, यानी कि भारत में जितना भी दलदल वाला ज़मीन है उसको रामसर साइट के रूप में याद रखेंगे। रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1972 को, 2 फरवरी 1971 को सबसे पहले रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर ईरान का शहर है, वहीं पे दलदल ज़मीन के संरक्षण करने के लिए व्यवस्था किया गया था और इसी के लिए रामसर साइट के रूप में याद रखेंगे। भारत में वर्तमान में 75 को रामसर साइट है। भारत का जनगणना घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है अपने भारत का। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 943 यानी कि 943 के रूप में इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम के रूप में हम लोग याद रखेंगे। भारत में कुल महिलाएं साक्षरता दर, महिलाओं का साक्षरता दर जैसे पुरुष पूरा ओवरऑल साक्षरता दर के रूप में 73% और महिलाओं का साक्षरता दर 64.6% महिलाओं की साक्षरता दर अपने भारत में है। तोसोकर झील कहाँ पे है? ये पूरी तरीके से बिहार दुर्गा में पूछा गया है। तो तोसोकर झील लद्दाख में स्थित है। ये वर्तमान में इसको भी रामसर साइट के रूप में कंसिडर किया गया है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था और इसी कारण से 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व का नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट।
मानस कहाँ पे है? तो मानस असम में है। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसमें 40 गो बाघ है, ये भी याद रख लीजिएगा। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में कहाँ है? ये एक मिनट, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में वर्तमान में स्थित है। हाँ, क्वेश्चन है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व वर्तमान में गुरु घासीदास के रूप में बना है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में शिशु लिंगानुपात इन 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का शिशु लिंगानुपात के रूप में कंसिडर करेंगे तो ऐसे लिंगानुपात है 943 और शिशु लिंगानुपात 919 है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा और एकमात्र जहाँ जनसंख्या घटी है, तो जनसंख्या पहले की अपेक्षा कम कहाँ पे? तो नागालैंड की जनसंख्या ऋणात्मक है, नागालैंड की जनसंख्या पहले की अपेक्षा पूरी तरीके से घटा है। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा पूरी तरीके से उत्तराखंड। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? अचन कुमार, गुरु घासीदास, उदंती सीताजी, नगर होल जो है ना, ये पूरी तरीके से नगर होल महाराष्ट्र में स्थित है, नगर होल छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। ये भी क्वेश्चन वर्तमान में छोड़िए इसको, इसका डाटा बदल गया है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन 1972 में ईरान में हुआ था। 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। और पहली इसमें भारत साइन किया कब था? 1982 में भारत पूरी तरीके से साइन कर चुका था। क्वेश्चन नंबर आगे कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है? सिमलीपाल और सतकोसिया, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी। बुक्सा पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल और सतकोसिया ये पूरी तरीके से उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे महात्मा गांधी के बारे में कुछ फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी कांबा गांधी के रूप में याद रखेंगे। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी को 4 गो बेटा था, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और गांधी जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था मीराबेन। आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। मृत्यु गांधी जी का कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को जन्म दिवस पर, और शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी पुण्यतिथि के। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय का एक पुस्तक था वार एंड पीस। वार का मतलब युद्ध करना, पीस का मतलब शांति करना। तो महात्मा गांधी ने शांति को अपनाया था इन्हीं के पुस्तक को पढ़ के। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1881 से 91 तक। दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। 9 जनवरी 1915 को भारत लौट कर आए। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में किए थे 1906 में, और भारत में पहला प्रयोग 1917 चंपारण में किए थे। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, यानी जनता पूरी तरीके से भागीदार हुआ था। जन आंदोलन के रूप में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में याद रखेंगे। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में अपने बिहार में। प्रथम भूख हड़ताल कब किए थे महात्मा गांधी? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का भूख हड़ताल सबसे पहली बार किए थे। महात्मा की उपाधि, तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू की उपाधि, ये सही है, जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल बोला था। जब महात्मा गांधी 1932 के गोलमेज सम्मेलन में गए थे तब इनको अर्धनग्न फकीर के रूप में कहा था। इनके महात्मा गांधी एक ही को धोती पहन के उसी को ओढ़ के चले गए थे, इसीलिए महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर 1932 में कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में किया गया था। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में
पुस्तक महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक कौन कौन? हिंद स्वराज गुजराती भाषा में 1909 में लिखा गया था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी लिखे थे। महात्मा गांधी का प्रमुख समाचार पत्र था यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, नवजीवन पत्रिका गुजराती 1925 में, द ग्रीन पंपलेट राजकोट में लिखे थे और हरिजन पत्रिका 1933 में लिखे थे। 1932 में जब लौट कर आए ना ब्रिटेन से गोलमेज सम्मेलन से, तो वहीं 1933 में हरिजन नामक पत्र निकलते। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को 1930 में मैन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया था। विश्व में प्रथम, तो विश्व के प्रथम के बारे में देख लेते हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति विश्व में कौन बनी? मारिया इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की बनी थी। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है? ब्यूनस आयर्स से। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की बनी थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी अमेरिका की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला मिस फॉन फ्रिस अंटार्कटिका यानी कि दक्षिण वाले क्षेत्र में अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कैरोलिन मिकेल्सन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम रोनाल्ड एम्सडेन नॉर्वे का था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम तेंजिंग नाडगे और एडम्स हिलरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन है? तो जुनको तेबई, जो कि जापान की थी। विश्व के चारों तरफ यात्रा करने वाला व्यक्ति का नाम था मैगलन, यानी कि विश्व के चारों तरफ घूमने वाला व्यक्ति का नाम था मैगलन। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार मिला और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिला। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति का नाम एनेक्जी मेंडर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में था, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया जब बंटवारा हुआ था। किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की पहली, यानी किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में बेनजीर भुट्टो को याद रखेंगे। यूएनओ की पहली महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका 1789 में कर लिया था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के क्रांति के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन और इसीलिए उन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी रखा गया। वाशिंगटन डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जापान। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है चीन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश प्रसा। ब्रिटेन की पहली रानी का नाम था जेन। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका 1969 में नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहला व्यक्ति गया था। यूएनओ के प्रथम महासचिव का नाम त्रिगबेली, जो कि नॉर्वे के थे। और संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान का था। बहुउद्देशीय परियोजना, अलग अलग राज्यों का बहुउद्देशीय परियोजना थोड़ा सा देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास नदी पर राजस्थान में। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। फरक्का बांध और फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। ककड़ापारा जो जगह है ना, दो जगह है, कचरापारा और ककड़ापारा। तो ककड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। सूरत ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। रिहंत परियोजना रिहंत नदी पर उत्तर प्रदेश में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। और भारत का सबसे ऊंचा बांध के रूप में याद रखेंगे टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में अवस्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु। तेनुघाट बांध दामोदर नदी झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात।
दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल। कुछ अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 का संबंध संघ और राज्य क्षेत्रों का नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। भाग 3 में अनुच्छेद 24 विधि के समक्ष समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 में स्पृश्यता का नियम छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 19 के 1 का क में प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राणम दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम निषेध, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यापार, यानी जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराना है, किसी व्यक्ति से अनैतिक व्यवहार नहीं करना है, किसी व्यक्ति को बेचना नहीं, ये सब 23 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 24 बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम आपको नहीं कराना है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य का निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के माने ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 21 के क में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। 52 में राष्ट्रपति है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। महाभियोग राष्ट्रपति पर संसद लगा सकती है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसी को माफ़ कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 में पद से 75 पद से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन राष्ट्र करते। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन। 244 में अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख। 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण। 343 में संघ की राजभाषा। 352 में आपातकाल का प्रावधान। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। समाधि स्थल से संबंधित कुछ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ये देख लेते हैं। राजघाट महात्मा गांधी, शांति वन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, महाप्रयाण घाट राजेंद्र बाबू, अभय घाट मोरारजी देसाई, समता स्थल जगजीवन राम, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर, उदय भूमि KR नारायणन और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम कल बात करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे जो पूरी तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। परीक्षा में जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी टॉपिक पे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिए ताकि ये प्रयास कैसा लग रहा है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।